हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सभी को एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अर्पिता सिंह आज आप सभी के बीच 12th चैप्टर 4 का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाला है, जो फाइनली एग्जाम होने वाला है 1 फरवरी 2024 को जो एग्जाम होने वाला है बायोलॉजी का, उसमें ये क्वेश्चन आने वाले हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ये देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन है, बंध्याकरण से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखें। तो ये देखिए, ये चैप्टर हमारा 4 है, जनन, स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस चैप्टर से ये क्वेश्चन निकला है, बंध्याकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो बंध्याकरण किसको बोला जाता है? बंध्याकरण जिसे नसबंदी को बोला जाता है। नसबंदी होता है ना, नसबंदी को हम बंध्याकरण भी कर सकते हैं। बंध्याकरण वही होता है जो कोई भी शरीर के भाग को काट करके पुनः उसको जोड़ना या सिलना, वो बंध्याकरण होता है। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि बंध्याकरण नर तथा मादा में शल्य क्रिया द्वारा गर्भ निरोधक की तकनीक है। जो बंध्याकरण है क्या है? ये एक तकनीक जैसा है, तकनीक है तथा इसके अंतिम मुख्य गर्भधारण को रोकने का है। यानी कि जो बंध्याकरण है, ये इसका मेन कार्य क्या है? इसका मेन कार्य होता है कि निषेचन को रोकना, फर्टिलाइजेशन को रोकना। जैसे एग और स्पर्म होता है, तो जो 2 प्लस होते हैं तो उस प्लस को रोकने का कार्य करता है। क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, हम एक फिगर बना दे रहे हैं। यहाँ पे हम ऑलरेडी एक फिगर बना दे रहे हैं। इस तरह से फिगर होते हैं, इस तरह से देखिए, ये फिगर होता है, ठीक है। यहाँ पे ओवरी होता है, यहाँ पे क्या होता है? ओवरी होता है। ये क्या करता है? कीप के द्वारा ये जुड़ा रहता है। ये कीप के द्वारा क्या होता है? ये जुड़ा होता है। अभी क्या होते हैं कि ये जो भाग होता है, ये होता है गर्भ, यहाँ पे होता है गर्भाशय, और जो ये भाग होता है, ये होता है फाइलोपियन। इसको फाइलोपियन नालिका कहते हैं, नालिका। ये फाइलोपियन नालिका है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मुड़ा हुआ भाग है, ये मुड़े हुए भाग को बोलते हैं एम्पुला। इसको क्या बोलते हैं? इसको एम्पुला बोलते हैं। इसको बोलते हैं कीप, इसको बोलते हैं कीप। और ये है ओवरी। ये क्या है? ये है ओवरी। ये स्ट्रक्चर आप सभी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर भी आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं उसमें स्ट्रक्चर भी बनाने को आते हैं, 3 चैप्टर और 4 चैप्टर से, 2 चैप्टर से भी आते हैं। RNA और DNA भी आते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या किया जाता है? इस भाग को हम क्या करेंगे, या इस भाग को यहीं पे काट करके ज्वाइन करेंगे, कटिंग करेंगे, फिर इसको इधर उल्टा, इधर की तरफ ऐसे बांधेंगे। जो बांधने का प्रक्रिया है ना, ये बांधने का जो प्रक्रिया है, यही है क्या? ये है बंध्याकरण। ये कौन सा भाग है? इसी को बोलते हैं बंध्याकरण। तो हमारा ये है ना कि क्या है? ये शल्य क्रिया द्वारा गर्भ निरोधक की एक तकनीक है। यानी कि ये जो फाइलोपियन नालिका को काट कर पुनः बांधा जाता है, वो क्या है? वो एक तकनीक है, तकनीक के द्वारा ये कार्य किया जाता है। आप सभी को समझ में आया? अब देखिए, जब भी स्पर्म यहाँ पे प्रवेश करता है, तो स्पर्म यहाँ पे तो प्रवेश नहीं ना कर पाएगा, क्योंकि इसका तो यहीं पे ब्लॉक हो गया है। जो रास्ता है वो ब्लॉक हो चुका है। तो जब ब्लॉक हो ही चुका है, तो क्या वो स्पर्म अंदर जाएगा? नहीं प्रवेश कर पाएगा। यानी कि ये जो एग इसमें रेडी होता है ना, तो ये एग के पास प्रवेश, एग के पास समीप नहीं पहुंच पाएगा। ये है बंध्याकरण की विधि, ठीक है। अब चलते हैं
यहाँ पे दिया है कि जो बंध्याकरण होता है वो दो तरह से, ये देखिए ये दो विधियों के द्वारा होता है। सॉरी, ये जो बंध्याकरण होता है ये दो विधियों के द्वारा ही होता है। पहला है नालिका उच्छेदन और दूसरा है शुक्रवाहक उच्छेदन। नालिका उच्छेदन यानी कि यहाँ पे नालिका उच्छेदन, ये देखिए यहाँ पे अंडवाहिनी होता है, ठीक है। और दूसरा शुक्रवाहिका छेदन है, तो शुक्रवाहिका क्या, अस्पम, यानी कि ये है, ये जो भाग है ये अस्पम है, ये है अस्पम, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज आ रहा है ना, एक आ रहा है ना अंडवाहिनी और दूसरा आ रहा है अस्पम। तो यहाँ पे कह रहा है, पहला में कह रहा है कि नालिका उच्छेदन, इसमें अंडवाहिनी को शल्य क्रिया द्वारा चिन्ह लगा करके बांध दिया जाता है। जो अभी क्रिया कराए थे ना, फैलोपियन नालिका को बांधने वाला जो क्रिया कराए थे, सेम टू सेम प्रक्रिया वही होता है। तो अंडवाहिनी जो प्रक्रिया है ये किस भाग में होता है, ये स्त्री भाग यानी कि मादा के अंदर होता है। ये किसके अंदर होता है, ये मादा यानी कि स्त्री के शरीर के आंतरिक भाग होता है, जिसको काट करके पूरा सिया जाता है। अब देखिए दूसरा हमारा है, दूसरा है शुक्रवाहक उच्छेदन। इसमें शुक्रवाहिनी को चीर कर फिर बांध दिया जाता है, यानी कि जो शुक्र नालिका होता है, जो शुक्र नालिका होता है इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो इस नाली को देखिए इस तरह से होता है। तो इस नाली को भी क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से कटिंग करके इसको उल्टा करके फिर इसको नप दिया जाता है, यानी कि बांध दिया जाता है इस तरह से, इस तरह से बांध दिया जाता है, ताकि जो अस्पर्म है, जो अस्पर्म रिलीज हो रहे हैं वो एक के पास या वो बाहर स्रावित नहीं हो पाता है, जिसके वजह से ये निषेचन की क्रिया रुक जाता है, या जो शुक्राणु का संवहन यानी कि गतिशीलता है वो रुक जाता है, वो वहीं पे नष्ट हो जाते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा ये है, दिखाई दे रहा है ना, देखिए अगला क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट क्या है। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है वर्णन करें। इसमें तीन क्लू दिया है, एक दिया है जनसंख्या विस्फोट क्या है, दूसरा दिया है जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है, और तीसरा दिया है कि इसका वर्णन करें, तीसरा दिया इसका वर्णन करें। तो देखिए एक खास अल्प अवधि में जनसंख्या की तेजी से वृद्धि को ही क्या कहते हैं, अल्प संख्या में जब जनन दर, मृत्यु दर या जनन, ये क्या बोलते हैं, शिशु जन्म दर जब तेजी से बढ़ता है तो वही क्रिया क्या होता है, ये जनसंख्या विस्फोटक का कारण बनता है। अब देखिए जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख निम्न कारण यहाँ पे दिया हुआ है, जनसंख्या विस्फोटक के प्रमुख निम्न कारण है। कौन कौन है भाई, पहला में है मातृ यानी कि मातृ, इसको बोलते हैं मातृ, मदर, मातृ मृत्यु दर में तेजी से गिरावट, मातृ मृत्यु दर में तेजी से गिरावट, यानी कि यहाँ पे मृत्यु दर में तेजी से गिरावट भी हो रहा है, और शिशु मृत्यु दर में तेजी से गिरावट, यानी कि जो शिशु उत्पन्न हो रहे हैं, शिशु का जब जन्म हो रहा है तो उसी समय डेथ हो जा रहा है, तो उसमें भी क्या हुआ है, उसमें भी गिरावट हुआ है, यानी कि कम वृद्धि हो रहा है। अब देखिए जनन आय वर्ग के लोगों की संख्या में वृद्धि, तो जनन करने वाले जो लोग हैं, जीव हैं, उनकी संख्या में क्या मिल रहा है, यहाँ पे बढ़ोतरी मिल रहा है, यानी कि उसमें वृद्धि हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं किसका कारण है, ये जनसंख्या विस्फोटक का निम्न कारण है। ये 2 क्वेश्चन था, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसे जरूर पढ़िएगा, और कहीं दिक्कत हो, कहीं भी अगर समझ में लैंग्वेज समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यौन संचारित रोग क्या है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड में।
ऐसे 3 रोगों के नाम लिखें जो यौन संचारित मतलब समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम बता दे रहे हैं 1 2 यहाँ पे 3 4 कर दे रहे हैं। ये 1 नंबर है, 2 है, यानी कि यहाँ से हम काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 और आगे हम दे दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये स्त्री है, ये क्या है, स्त्री है, और इस स्त्री का संबंध इससे भी है, इससे भी है, और इससे भी है, और इससे भी है, यानी कि ये चारों से है। तो हमको तो पता नहीं है कि इन चारों के अंदर कौन सा रोग है, क्या दिक्कत है, क्या एलर्जिया है, ये तो हमको पता नहीं है, इसको भी पता नहीं है। तो ये क्या होता है, ये सभी का जो भी ब्लड है वो कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक है। अगर इसके संपर्क में ये आते हैं, ये 4 नंबर जो 1 नंबर के संपर्क में आते हैं, तो कौन सा रोग होता है, यानी कि यौन संचारित रोग उत्पन्न होता है। यहाँ पे देखिए हम इसका उत्तर दिए हैं आंसर, यौन संचारित रोगों को रतिज रोग भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, जो यौन संचारित रोग है, कौन, यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पे देखिए लिखे रतिज रोग, रतिज रोग, यानी कि इसको रतिज रोग से भी जाना जाता है। जो यौन संचारित रोग है उसको रतिज रोग के नाम से भी हम जानते हैं या जाना जाता है। तो ऐसे रोगों का संचरण एक संक्रमित व्यक्ति से, संक्रमित व्यक्ति मतलब क्या, वो कोई खास रोग की वजह से रोगग्रस्त है, से दूसरे के साथ संलयन करने के द्वारा होता है। यहाँ पर जैसे बताया है ना कि ये स्त्री है और मान लीजिए कि जो 4 जने हैं, पुरुष है, इनमें कोई खास वजह है, कोई खास रोग है, तो वो रोग किस में प्रभावित होता है, इस स्त्री में प्रभावित होता है। तो ये किससे ग्रस्त होगी, ये ग्रस्त होगी AIDS यानी कि एड्स से। देखिए एड्स भी होता है, गोनोरिया रोग भी है, सिफिलिस भी है और जननिक भी है। ये जो 3 रोग हैं, ये तीनों रोग क्या करते हैं, इस स्त्री को ग्रसित कर लेंगे। क्यों, क्योंकि उसने 1 से 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ क्या किया, संलयन किया, संबंध स्थापित किया, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसके प्रमुख प्रारंभिक लक्षण क्या है। जो ये रोग है गोनोरिया, सिफिलिस, जननिक, इसके प्रारंभिक मुख्य लक्षण यानी कि इसका मुख्य लक्षण क्या है, वाजाइना में खुजली, तरल स्राव का आना, कोई लिक्विड पदार्थ होता है तरल स्राव, हल्का दर्द होना तथा सूजन होना। ये जो प्रक्रिया है, ये देखिए वैजिना, तरल स्राव, हल्का दर्द और सूजन का जो प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं ओवरी से जुड़ा है, ठीक है। ओवरी है, यूटेरस से जुड़ा है। ये दो जो शरीर का पार्ट है, इसमें इन्फेक्शंस भी या कोई खास रोग भी हो सकता है, कोई बड़ा दिक्कत है जिसके क्या ये जांच होता है HIV। ये HIV जब जांच होगा तो पता चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सभी इसी तरह से लगे रहिए और मेहनत करते रहिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, आप सभी का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। इस तरह से आप लोग मेहनत करते रहिएगा तो आप सभी को रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है। एग्जाम में बैठना है, हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है, अपने मन में डर नहीं रखना है, हिम्मत से काम लेना है। जब पढ़े हो तो डरे क्यों हो, डरना बिल्कुल नहीं है। और पेज पे साफ साफ लिखना है और लिखावट कुछ अलग तरीके से होना चाहिए और साफ साफ लिखना है, क्योंकि अगर लिखावट सही भी है, अगर राइटिंग सही नहीं है तो वहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं। खास करके जो लैंग्वेज होते हैं ना, लैंग्वेज में मार्क्स कटता है, क्यों, राइटिंग की वजह से। तो आप सभी को राइटिंग बैठा कर लिखना है और जो लिखावट है उसमें सुंदरता होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्तनपान
बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। स्तनपान अनतर्व को परिभाषित करें। स्तनपान मीन्स होता है कि जब एक शिशु जन्म लेता है, जब एक शिशु जन्म लेता है उसी समय उसको स्तनपान कराना जरूरी होता है। यहाँ पे दिया है कि यह एक प्रकार का गर्भ निरोधक प्राकृतिक विधि है, ठीक है, जिसमें प्रसव के बाद अतर्व चक्र तथा अंडो उत्सर्ग की, यानी कि अंडो उत्सर्ग जो है वो शुरू नहीं होता है। अतः जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराती है, गर्भधारण के अवसर 0 लगभग होते हैं तथा यह अवधि अधिकतर कितने मंथ तक, 6 मंथों तक चलता है। कहने का मतलब ये है कि जो स्तनपान अनतर्व को परिभाषित करने को बोल रहा है, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब शिशु प्रसव के बाद जन्म लेता है, प्रसव जब होता है, जब शिशु जन्म लेता है उसको बोलते हैं, तो जब प्रसव की क्रिया होता है तो उस समय माता क्या करती है कि स्तनपान कराती है, और स्तन जितना दिन वो अपने बच्चे को स्तनपान कराती है उतना दिन तक जो एग होता है वो रिलीज नहीं होता है। ये देखिए, ये प्रकृति का देन है, 6 मंथ प्रकृति की नेचुरली है 6 मंथ, लेकिन ये हमको लगता है या ये होता है कि ये सभी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सबका बॉडी एक जैसा नहीं होता है। किसी किसी में ये प्रक्रिया देखने को मिला है, लेकिन किसी किसी में ये प्रक्रिया देखने को नहीं मिलता है। तो राइटली कितना होगा, 6 मंथ तक ही होगा, क्योंकि 6 मंथ तक वो स्तनपान कराती है। तो उसके बाद ये जो गर्भ निरोधक का ये विधि है ना, तो ये गर्भ निरोधक यानी कि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक शिशु से 2 या 3 वर्ष की दूरी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर एक शिशु जन्म ले लिया है तो उसका अंतराल कितना होना चाहिए, दूसरा शिशु होने के लिए उसको लगभग 2 साल का अंतराल होना जरूरी है। अगर इतना नहीं हुआ तो वो कष्ट, जो वो माँ है वो कष्टदायी हो सकती है। इसलिए बोल रहा है कि गर्भधारण को अक्सर 0 होते हैं, और ये कितना अवधि होता है, 6 मंथ तक जो होता है ये गर्भधारण का जो 0 होता है ना, तो ये कितना, ये अधिकतर 6 मंथ तक ही होती है। उसके बाद ये कोई भी, यानी कि फिर से क्या हो सकता है, निषेचन की क्रिया शुरू हो सकता है। 6 मंथ तक निषेचन की क्रिया नहीं होगा, 6 मंथ के बाद ही जो निषेचन की क्रिया है वो शुरू हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला 5 नंबर है, ये अंतर पूछ रहा है, विभेद कर रहे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर लिखे। जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर लिखे। तो जन्म दर तथा मृत्यु दर, यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन ये है, VPI क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम दिए हैं, ये है मृत्यु दर और ये है जन्म दर। तो फर्स्ट में बोल रहा है कि प्रति वर्ष प्रति 1000 जन्म की दर है, यानी कि प्रति वर्ष और प्रति 1000 की मात्रा में क्या होती है, जन्म होती है। और ये कह रहा है मृत्यु दर कह रहा है कि प्रति वर्ष प्रति 1000 मृत्यु की संख्या में क्या होती है, यानी कि प्रति वर्ष 1000 की संख्या मृत्यु भी होती है और प्रति वर्ष 1000 की संख्या में जन्म होती है। जितना जन्म दर होता है उतना ही मरण दर होता है, मृत्यु दर होता है। दूसरा बोल रहा है कि इससे जनसंख्या का आकार, जनसंख्या में ये जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती है। ये कह रहा है कि इससे जनसंख्या का आकार तथा जनसंख्या घनत्व का, यहाँ पे बोल रहा है कि वृद्धि यानी कि लाभ हो रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि हानि हो रहा है। हास मीन्स हानि। तो मृत्यु दर में हानि हो रहा है और जन्म दर में लाभ हो रहा है। ये विभेद है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि मैम 4th चैप्टर का लाइव क्लास कराइए। 4th चैप्टर हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए हम लाइव क्लास आज आए हैं।
जो अपना ये जो कंप्लीट नहीं होगा 4 चैप्टर वो अपना कंप्लीट कर लेंगे, और जो भी दिक्कत होगा वो हमसे शेयर करेंगे या कमेंट में लिख करके भेज देंगे। देखिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि परखनाली शिशु क्या है, वंध्यता के संदर्भ में इसकी भूमिका का वर्णन करें। पहला तो इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि परखनाली शिशु क्या है, और दूसरा कह रहा है कि वंध्यता के संदर्भ में इनकी भूमिका का वर्णन करें, यानी कि भूमिका भी मांग रहा है और डेफिनेशन भी मांग रहा है। तो पहला कह रहा है कि परखनाली शिशु को पात्र निषेचन तकनीक द्वारा उत्पन्न किया जाता है तथा इसमें प्रयोगशाला में मादा के अंडे से शुक्राणु द्वारा निषेचित कराया जाता है। और फिर युग्मनज, युग्मनज कितना 8 ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोमेयर्स है, ब्लास्टोमेयर्स, इसमें कितना आ रहा है 8 ब्लास्टोमेयर्स। इसको मोरूला भी बोलते हैं, मोरूला। अवस्था को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसलिए इसे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी कि GIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर GIFT कहते हैं। ठीक है, यानी कि 8 से अधिक भ्रूण, यानी कि 8 से अधिक कोशिकीय भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। IUT का फुल फॉर्म होता है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। ये वैसे दंपतियों के लिए वरदान साबित हुआ है जो अंडे और शुक्राणु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, इस चीज को आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आने वाले हैं, सब क्वेश्चन जो अभी बता रहे हैं, जो सब कर रहे हैं, ये 1 फरवरी 2024 को आने वाले हैं, इसलिए इसको आप सभी ध्यान से देखिएगा और हो सके तो बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि जो अंडे और शुक्राणु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि स्त्री है और ये पुरुष है। तो अगर इस स्त्री और पुरुष के अगर बेबी नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, संतति नहीं होते हैं, संतति अगर नहीं होते हैं, तो ऐसे पुरुषों और स्त्रियों के लिए यानी कि ऐसे व्यक्तियों के लिए एक तकनीक तैयार किया गया है। ये हमारे देशों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिशु उत्पन्न नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो इनके लिए क्या किया गया है, एक तकनीक तैयार किया गया है। उस तकनीक का नाम क्या है, परखनाली शिशु, उसको IVF भी बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, एग को और स्पर्म को दोनों को, ये होता है पिपेट होता है, उसका नाम है पिपेट कुछ इस तरह से होता है जैसे आप थर्मामीटर देखे है ना, ऐसा पिपेट होता है। इस पिपेट के अंदर स्पर्म को प्रवाहित किया जाता है, इस पिपेट के अंदर स्पर्म को प्रवाहित किया जाता है और इस पिपेट के द्वारा स्त्री के गर्भाशय में पहुंचाया जाता है। किसको, स्पर्म को। इस पिपेट के द्वारा स्त्री के यानी कि फीमेल के यूटेरस में पहुंचाया जाता है। किसको, इस स्पर्म को। ठीक है, पहुंचाया जाता है और उसमें ले जाकर के स्थानांतरित यानी कि स्थिर कर दिया जाता है। जब स्थिर कर दिया जाएगा तो उसमें निषेचन की क्रिया होती है, वो निषेचन की क्रिया को ही बोलती है GIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, GIFT। ये ZIFT है, सॉरी ZIFT। ये ZIFT पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जब वो निषेचित कराया जाता है तो 2 से यानी कि जब निषेचन की क्रिया होता है तो वहाँ पे विभाजन की क्रिया भी
शुरू हो जाता है। विभाजन की क्रिया यानी कि क्या, एक कोशिका से जब दो कोशिका मिला यानी कि स्पर्म और एक हुए, तो वो दोनों आगे चल करके क्या करते हैं, अपने आप को विभाजन करते हैं। दोनों एक एक ठो करेंगे तो एक बार 2 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 8 करेंगे, यानी कि एक एक नहीं करेंगे, जब करेंगे तब 2 की संख्या में ही करेंगे। तो एक से 2 नहीं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो जो 8 की संख्या में विभाजन होता है उसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, उसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। जब 16 की संख्या में होता है तो उसको बोलते हैं तुतक पुट्टी, या उसको मोरूला भी बोलते हैं। और जो 32 की संख्या में होता है उसको बोलते हैं तुतक पुट्टी। ठीक है, इस तरह से वो अपना विभाजन करते जाता है। जब 32 की संख्या होती है तब जाकर के एक भ्रूण का निर्माण करते हैं और वो अपने माँ के गर्भाशय से जा करके पुनः ज्वाइंट हो जाता है। इस तरह से ये क्रिया होता है। तो ये जो क्रिया है ये एक तकनीक के द्वारा कराया जाता है, ये खुद से नेचुरली नहीं होता है, ये कृत्रिम आर्टिफिशियल विधि से होता है। समझ गए आप सभी? तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि वही लोग इसके लिए सक्षम, ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो शिशु प्रणाली है, उन लोगों के लिए बनाया गया है जो स्पर्म और एग जो होता है उसको बनाने में सक्षम नहीं है। आज हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा कि कभी भी होता है तो इसका जिम्मेदार पुरुष ज़्यादातर होते हैं। अगर शिशु प्रणाली में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा जिम्मेदार ये इनका होता है, पुरुष का होता है, क्योंकि जो स्पर्म होता है ये कमजोर होते हैं। अब जो व्यक्ति के पास ताकत नहीं है उसको बोल दिया जाए कि भाई तुम दौड़ करके दिखाओ, तो क्या वो दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। उसी तरह से स्पर्म होते हैं, ये गतिमान होते हैं, लेकिन जब इनको काम पड़ता है कि कार्य को पूरा करना है, उस कार्य को ये पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास उतना शक्ति नहीं होती है। तो इसीलिए इस शक्ति को, ये कमजोर को शक्ति यानी कि कार्य क्षमता के लिए इलाज वगैरह कराना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि किसी और को दोषी ठहरा दिया जाए। वही है प्रणाली शिशु। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखे चलते हैं। 7 नंबर है, कृत्रिम वीर्यकरण क्या है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कृत्रिम वीर्यकरण क्या है? तो यहाँ पे देखिए कि कृत्रिम वीर्यकरण तकनीक द्वारा, ये कृत्रिम वीर्य, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग समझ नहीं रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ये टॉपिक है कृत्रिम वीर्यकरण। तो यहाँ पे देखिए ये कृत्रिम यानी कि क्या, ये खुद बनाया गया है, खुद बना नहीं है, इसे बनाया गया है, इसे बनाया गया। क्या बनाया गया हम पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो वीर्यकरण होता है, वीर्य मीन्स क्या होता है? वीर्य मीन्स होता है स्पर्म। वीर्य स्पर्म को बोला जाता है। ये स्पर्म जो है ना, ये ही है वीर्य। ये एक लिक्विड पदार्थ है, तरल पदार्थ है, ये द्रव्य जैसा है। ठीक है, ये द्रव्य जैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि तकनीक द्वारा शुक्राणु का संग्रहण नर से लेकर के मादा के गर्भाशय में सीधे सूक्ष्म पिपेट की मदद से प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे वह नर संतति को जन्म दे सकते हैं। जो पिछले क्वेश्चन में बताया सेम क्वेश्चन प्रक्रिया वहीं पर है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतराल दिया है। उसमें दिया है निषेचन कराने की विधि, स्थानांतरित करने की विधि, लेकिन इसमें सिंपल साधारण दे दिया है कि पिपेट के मदद से प्रवाहित किया जाता है। जैसे इंजेक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, इंजेक्शन के द्वारा हम इंजेक्शन देते हैं, ये कोई भी दवा शरीर के अंदर प्रवाहित करते हैं, कोई विटामिन है जिसको हम शरीर के अंदर प्रवाहित करते हैं इंजेक्शन के द्वारा, ताकि वो पूरी बॉडी में जाकर के फैल जाए। उसी तरह से पिपेट होता है, लेकिन ये पूरी बॉडी में नहीं फैलता है, बल्कि जाकर के
यूटेरस में जाकर के ये स्थानांतरित हो जाता है और वहीं से निषेचन की क्रिया शुरू कर देता है। तो ये भी जल्दी क्रिया नहीं होता, इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार यानी कि जब तक नहीं निषेचित हो रहा है तब तक हमको ट्राई करना चाहिए होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें भी दिखते रहो, दिखाई दे रहा नहीं है, इसमें दिखाई दे रहा। यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि आपातकालीन गर्भ निरोधक पर नोट लिखे। ये 2 नंबर वाला सारा क्वेश्चन है। आपातकालीन गर्भ निरोधक पर क्या कर रहा है, नोट लिखने के लिए बोल रहा है। नोट्स, इसके समुचित उदाहरण भी मांगना है, उदाहरण सहित नोट्स लिखना है। क्या कर रहा है कि आपातकालीन गर्भ निरोधक का उपयोग देखिए कब किया जाता है, बलात्कार या असुरक्षित संबंधों के कारण होने वाली संभावित सगर्भता से बचने के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखिए जो आपातकालीन गर्भ निरोधक है ना, तो ये क्या है, आपातकालीन मतलब कि किसी समय में हमको कुछ नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया, कोई घटना नहीं होना चाहिए था, एक पे एक घटना हो गया मेरे साथ कोई घटना नहीं होना चाहिए था, फिर भी वो मेरे साथ क्या, वो मेरे साथ घटना घट गया, उसको बोलते हैं आपातकालीन। तो इस अवस्था में ये बलात्कार का भी दिया हुआ है। असुरक्षित यानी कि सुरक्षित हम नहीं है, असुरक्षित है, कोई भी काम कोई भी कार्य वही जो स्थिति बताए ना कि नहीं होना है फिर भी हो रहा है, तो ये संभावित सगर्भता से बचने के लिए किया जाता है क्या, गर्भ निरोधक का उपयोग। ठीक है, ये आपातकालीन से मतलब नहीं है, मेन मतलब हमको क्या है, गर्भ निरोधक से है। ऐसे गर्भ निरोधक में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दो चीजें, देखिए यहाँ पे दो चीज है, दो शब्द है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये गर्भ निरोधक में सम्मिश्रण का हाई डोज में उपयोग, यानी कि जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये प्रोजेस्ट्रोजन और एक है एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन जो है अगर इसको मिक्स करके, इसका डोज मतलब क्या, हाई डोज यानी कि हाई डोज में बहुत ज्यादा मात्रा में, ये बहुत ज्यादा मात्रा में अगर ये उस व्यक्ति के अंदर प्रवाहित कर दिया जाए, किस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति के साथ घटना घटी है, जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटी है, उस व्यक्ति के अंदर क्या, हाई डोज में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रवाहित कर दिया जाए, तो वो 72 घंटे के अंदर क्या होगा, जो वो घटना हुई है वो घटना को अगर निषेचन की प्रक्रिया से रुकना है तो ये रुक सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई जो ये बलात्कार का प्रक्रिया शुरू हो गया है, अब यहाँ पे ये डर है कि निषेचन की प्रक्रिया होने वाला है, तो उस समय हम ये दो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों को हाई डोज के माध्यम से अगर 72 घंटे के अंदर दे देते हैं तो ये निषेचन की क्रिया रुक सकता है। किसके, निषेचन की क्रिया रुक सकता है। ठीक है, तो अब देखिए 72 घंटे ही क्यों बोला है, क्योंकि जो 72 घंटा है ये 72 घंटे के बाद स्पर्म नष्ट हो जाते हैं, 72 घंटे के बाद स्पर्म नष्ट हो जाते हैं। अगर इसके अंदर कोई कार्रवाई करना है तो हम कर सकते हैं, किसके लिए, गर्भ निरोधक के लिए। अब इसे कह रहा है, अब इसको हटा रहे हैं, ठीक है, अब हम इसको हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे आपातकालीन गर्भ निरोधक के उदाहरण देखिए दिया हुआ है कि अनवांटेड 72 नोरल आविडोन तथा आईवी यहाँ पे है ना, तो ये भी प्रक्रिया उदाहरण है, इसके अंदर भी ये निषेचन को रोकने के लिए इसका क्रिया भी किया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसे ध्यान से देख लीजिएगा।
जो चीज़ हम नहीं जानते हैं वो चीज़ अगर हमको समझ में आ जाए तो क्या करना है। कोई भी शब्द, कोई भी सब्जेक्ट फालतू का नहीं होता है, ठीक है। अगर उसमें हमको जानकारी मिल गया तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। जानकारी लेना ये गलत चीज़ ना है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इम्पोर्टेंट है, बीबीआई है, बीबीआई ग्रीन हाउस गैसों के बारे में चर्चा करें। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 12th एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस के बारे में चर्चा करें, यानी कि ग्रीन गैस हाउस, ये ग्रीन हाउस गैस जो है ये क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, यहाँ पे देखिए पदार्थ मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ये टाइपिंग करने में कहीं कहीं मिस्टेक हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए 1 2 3 4 और 5 पदार्थ है। दे रहा है भैया कटनी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 पदार्थ जो है ग्रीन हाउस गैस है। कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है जलवाष्प, चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड और पांचवा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो 5 है ये क्या करते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस से पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है। कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी ना, ये जो ग्रीन गैस है ना 5, ये क्या करता है, ये पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण को उत्सर्जित करने का कार्य करता है और यह चक्र तब तक चलता है। ये ग्रीन हाउस गैस जो पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण को उत्सर्जित करते, अवशोषित करते हैं, यह क्रिया तब तक चलता रहता है जब तक पृथ्वी की सतह पर उत्सर्जित करने हेतु दीर्घ तरंग विकिरण शेष नहीं रह जाता है। यानी कि ये पूरी तरह से जब तक खत्म नहीं करता है तब तक ये लौटने वाला नहीं है। ये क्रिया चलते रहता है, जब तक वो खत्म नहीं करेगा तब तक ये चलते रहता है, चलते रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए आ रहा है, ये देखिए डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन टाइप पे है, ये डिफिनेशन टाइप है। देखिए यहाँ पे 2 चीजें है कि समजात तथा असमजात अंग, समजात अंग और असमजात अंग क्या है, दोनों का डिफिनेशन पूछा है। ये भी क्वेश्चन आने वाला है, हम जो भी लेकर के आए वो बीबीआई ही सारा है। इसमें कह रहा है कि समजात इन अंगों में समान उत्पत्ति और संरचना होती है किंतु एक दूसरे से कार्य में भिन्न होते हैं। यानी कि संरचना एक जैसा है लेकिन कार्य अलग अलग है। संरचना एक जैसा है और कार्य अलग अलग है। तो पक्षियों का संरचना ज्यादातर एक जैसा होता है लेकिन उन लोग का कार्य क्या होता है, कार्य अलग अलग होता है। तो एग्जाम्पल में पक्षी और चमगादड़ के पंख, पक्षी और चमगादड़ के पंख तो सेम है कि दोनों पंख है, लेकिन दोनों पंख है लेकिन दोनों में अंतर है, अंतर बहुत ज्यादा है। घोड़ों और मानव के अग्रपैर यानी कि घोड़ा का पैर और मानव का हाथ दोनों समान है, दोनों समान है लेकिन क्या करता है, वो दौड़ने का काम करता है, हम लिखने का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं। तो दोनों में अंतर हुआ ना, संरचना एक जैसा है लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है। जबकि यहाँ पे देखिए लिखा है, जबकि असमजात अंग में अंग समान कार्य दर्शाते हैं, जो बॉडी पार्ट होता है वो समान कार्य दर्शाते हैं
किंतु इनकी उत्पत्ति भिन्न होती है। जो उनकी उत्पत्ति होती है वो भिन्न भिन्न तरह से होती है, जिसके कारण इनकी आधार रचना भी भिन्न होती है। आधार रचना भी भिन्न होती है। जैसे देखिए, कीटों के पंख की रचना टेरिड कटाई होती है, की रचना टेरिड कटाई यानी कि क्या, विलुप्त उड़ने वाले, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो उड़ रहा है। वो कीट जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो उड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये पक्षी से अलग होते हैं। तो यहाँ पे हमको दो चीज दिखाई दिया, यहाँ पे दो चीज हमको दिखाई दिया। आज इतना ही तक रहने देते हैं। चैप्टर 4 का जो क्वेश्चन आने वाला था, हम कुछ क्वेश्चन बनवा दिए हैं, यानी कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन हम लेकर गए थे। हमको उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, कहीं कहीं अगर दिक्कत है, लैंग्वेज समझने में अगर कहीं दिक्कत हुआ है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके उसको भेजिएगा। और आप सभी 1 तारीख को बायोलॉजी का एग्ज़ाम बढ़िया से दीजिए। हमारे तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट निकालिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।